नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्ज़ाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज का पहला सवाल है, पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची संविधान की किस अनुसूची में है? तो देखिए, भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वह पंचायती राज से संबंधित है। तो पंचायतों को जो सुपुर्द विषय की सूची है, कुल मिलाकर पंचायतों को 29 विषय दिए गए हैं और उन विषयों की सूची अनुसूची 11 के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और 11वीं अनुसूची पूरी तौर से या पूर्ण रूप से पंचायती राज को समर्पित है और जिसके अंतर्गत पंचायत को सुपुर्द जो है विषय भी आते हैं। कुल मिलाकर 29 विषय जो है पंचायतों के अंतर्गत आते हैं। तो वह भारतीय संविधान की अनुसूची 11 से संबंधित है या 11 में ही सम्मिलित है। पंचायतों के निर्वाचन कितने समय में होते हैं? तो देखिए, प्रत्येक 5 वर्ष में जो है पंचायतों के निर्वाचन होते हैं। ग्राम प्रधान और जिला पंचायत और पंचायत समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो 3 स्तर पर जो है पंचायतों के निर्वाचन होते हैं प्रत्येक 5 वर्षों में। और पंचायतों के जो चुनाव कराने का पूर्णतः अधिकार है या पूर्णतः निर्णय कौन लेता है, तो राज्य सरकार पर ही निर्भर है कि पंचायतों का निर्वाचन निष्पक्ष रूप से सही ढंग से करवाया जाए। अगला सवाल देख लेते हैं, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन का विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? तो देखिए, उच्च न्यायालय जिसको हाई कोर्ट कहते हैं, तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में जो है संकुचन या विस्तार करने का अधिकार संसद के पास है। तो देखिए, कई बार एक ही राज्य में एक से अधिक हाई कोर्ट होते हैं या उसकी खंडपीठ होती हैं। एक से अधिक हाई कोर्ट तो नहीं होते हैं लेकिन खंडपीठ हो जाती हैं, तो उसके क्षेत्र अधिकार बढ़ा दिए जाते हैं। और कई बार तो एक हाई कोर्ट कई राज्यों का हाई कोर्ट भी हो जाता है, तो इसका जो है उच्च न्यायालय का विस्तार हो जाता है। तो यह जो शक्ति है, संकुचित करने की भी शक्ति संसद के पास है उच्च न्यायालय को। हाई कोर्ट की जो है संकुचन करने की शक्ति भी संसद के पास है और विस्तार करने की भी शक्ति संसद के पास है। तो हाई कोर्ट की संकुचन तथा विस्तार संबंधी जो शक्तियां हैं या अधिकार हैं संसद को प्राप्त हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के पश्चात करेगा? तो देखिए, राष्ट्रपति वित्त आयोग की गठन जो है वित्त आयोग का गठन, देखिए यहाँ पर 2 वर्ष लिखा है तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में, 5 वर्ष याद रखिएगा, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में जो है वित्त आयोग का गठन करेगा। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में करता है। अगला सवाल देख लेते हैं, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसने की? तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो है राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति के अधिकार के अंतर्गत आते हैं अंतर्राज्यीय परिषद। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति ने की है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं? तो देखिए, अभी तक की बात की जाए कुछ दिन पहले की, तो कुल मिलाकर 31 न्यायाधीश हुआ करते थे, 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश। लेकिन संविधान संशोधन करके इसको थोड़ा सा संशोधित कर दिया गया है। अब कुल मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें से 33 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। तो याद रखिएगा, वर्तमान समय की संख्या बात की जाए, 1 मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। तो याद रखिएगा, कुल मिलाकर 34 न्यायाधीश हैं वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो। 30 इसका उत्तर गलत हो जाएगा। 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत में द्विसदन वाले कुल कितने राज्य हैं? तो देखिए, भारत में कुल मिलाकर 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है। तो बता देते हैं कौन कौन से राज्य हैं। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, ये 2 राज्य हो गए। उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक 2 और राज्य हो गए, तो 4 हो गए। उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। कुल मिलाकर यही 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर द्विसदन वाले विधानमंडल की व्यवस्था है। द्विसदन का मतलब विधानसभा के साथ विधान परिषद भी होती है। अगला सवाल देख लेते हैं, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितने स्थान आरक्षित हैं? तो देखिए, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल मिलाकर
79 यानी कि 79 स्थान जो है आरक्षित हैं। तो लोकसभा में जो है अनुसूचित जाति का आरक्षण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत यह आरक्षण दिया गया है। तो कुल मिलाकर जितनी भी सीटें हैं 552 सीटें हैं कुल मिलाकर, उसमें से 79 सीटें जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो देखिए लक्षद्वीप द्वीप समूह है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है भारत का। यह केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। देखिए केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लक्षद्वीप क्षेत्र आता है। लक्षद्वीप जो यूनियन टेरिटरी है, इसका उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय ही है। अगला सवाल देख लेते हैं, प्रश्न है आम चुनाव में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? तो देखिए आम चुनाव में जो है कोई भी प्रत्याशी अधिकतम 2 स्थानों से जो है चुनाव लड़ सकता है। तो देखिए लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें जो है प्रत्येक प्रत्याशी जो है कम से कम क्या कहें, कम से कम तो एक जगह से लड़ता ही है कोई भी प्रत्याशी हो, लेकिन अधिक से अधिक 2 जगहों से एक ही प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्णय कर सकता है? तो देखिए उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित जो निर्वाचन के विवाद हो जाते हैं उनका निर्णय केवल और केवल उच्च न्यायालय ही करता है। अगला सवाल देख लेते हैं, संविधान की प्रस्तावना में प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संविधान संशोधन विधेयक 1976 42वां संविधान संशोधन है ये के द्वारा किस शब्द समूह को लाया गया? तो देखिए 1976 में 42वां संविधान संशोधन बिल के पहले जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ था, और उसके स्थान पर 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 के दौरान जो है इसको संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य से जो है विस्थापित कर दिया गया। तो देखिए प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर जो है संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 के दौरान। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, अगला सवाल है भारत के संविधान का निर्माण सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली संविधान सभा द्वारा किया गया था, जिसकी स्थापना हुई थी। तो देखिए भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था, जिसका जो है स्थापना कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 1946 के अंतर्गत किया गया था। तो देखिए कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान को निर्मित करने के लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया था। अगला सवाल देख लेते हैं, संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था? तो देखिए संविधान सभा का जो संवैधानिक परामर्शदाता था बी.एन. राव जो है बी.एन. राव भारतीय संविधान के जो है संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के जो थे संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ही थे। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मूलभूत अधिकार को संविधान के हृदय और आत्मा हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी है? तो देखिए भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। इसी अनुच्छेद को जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो है संविधान का हृदय तथा आत्मा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो देखिए याद रखिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत वर्णित है, और इसी अनुच्छेद को जो है बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है। अगला सवाल देख लेते हैं, किस लेख का शाब्दिक अर्थ है व्हाट इज योर अथॉरिटी? तो देखिए अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय में रिट जारी की जा सकती है 5 प्रकार की, और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में जो है रिट जारी की जा सकती हैं। तो अनुच्छेद 32 में वर्णित है रिट, तो अधिकार परीक्षा एक रिट होती है क्वा वारंटो एक रिट होती है जिसका अर्थ होता है व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से जो है यह काम आप कर रहे हैं। तो अधिकार परीक्षा जो है ये रिट होती है, तो व्हाट इज़ योर अथॉरिटी इसका अर्थ है अधिकार परीक्षा। अगला सवाल देख लेते हैं, राष्ट्रपति बनने के पूर्व भारत रत्न अलंकरण से सम्मानित हुए थे? तो देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं
जो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न का अलंकरण जो है प्राप्त कर लिए थे। तो देखिए आप लोगों को पता ही होगा कि सर्वप्रथम 1954 में जो है भारत रत्न जो है प्रदान किए गए थे। तो उसी के दौरान सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति हुए हैं, उपराष्ट्रपति बने हुए थे तब, और उनको जो है यह सम्मान भारत रत्न दिया गया था। उसके अलावा डॉक्टर जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति हुए हैं भारत के, तो राष्ट्रपति बनने से पहले इनको भी भारत रत्न प्राप्त हो चुका था। अगला सवाल देख लेते हैं, मूल संविधान के अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो देखिए जो मूलभूत संविधान था उसमें जो है 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी, और भाग की बात की जाए तो कुल मिलाकर 22 भाग हुआ करते थे मूलभूत संविधान में। तो मूलभूत संविधान में कुल मिलाकर 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं और अनुच्छेद 395 हैं, लेकिन सब आर्टिकल को मिलाकर 425 से भी ऊपर अनुच्छेद हो चुके हैं। और अनुसूची भाग की बात की जाए तो भारत में भाग और देखिए सब जो भाग हैं उपभागों को जोड़कर कुल मिलाकर 25 भाग हो चुके हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो देखिए भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णित है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। यह भारतीय संविधान जो है भारतीय संविधान की धारा 1 में वर्णित है। तो भारतीय संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। अगला सवाल देख लेते हैं, भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक अथवा एकात्मक है? तो देखिए भारतीय संविधान का जो स्वरूप है संघात्मक तथा एकात्मक दोनों का समन्वय है। ना ही भारतीय संविधान को संघात्मक कहा जा सकता है, ना ही भारतीय संविधान को एकात्मक कहा जाता है, दोनों को सम्मिलित रूप है भारतीय संविधान। अगला सवाल देख लेते हैं, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो वर्ष 1953 में देखिए भाषाई आधार पर तेलुगु भाषी जो लोग थे उन्हें मांग उठाई कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया जाए। तेलुगु भाषी लोगों के लिए वर्ष 1953 में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। तो देखिए भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित जो राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला सवाल देख लेते हैं, किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो देखिए कुल मिलाकर भारतीय संविधान में 3 प्रकार की अनुसूचियाँ दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची होती है उसके विषय जो है केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों के ही क्षेत्राधिकार में आते हैं। लेकिन अगर समवर्ती सूची का कोई भी विषय है राज्य और केंद्र में जो है विवाद छिड़ जाता है तो सर्वमान्य जो है जो सर्वमान्य जो है निर्णय होगा वह केंद्र का ही होगा। तो ज़्यादा पलड़ा भारी समवर्ती सूची के विषय में केंद्र का ही रहता है, जबकि क्षेत्राधिकार की बात की जाए तो समवर्ती सूची केंद्र तथा राज्य दोनों के ही क्षेत्राधिकार में आता है। अगला सवाल देख लेते हैं, समवर्ती सूची से संबंधित नागरिकता से संबंधित भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया? तो देखिए नागरिकता के संबंध में देखिए भारतीय संविधान का भाग 2 में जो है वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 2 है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वह नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं। तो नागरिकता का जो है प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किया गया है। और अनुच्छेदों की बात की जाए तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है नागरिकता की बात की गई है भारतीय संविधान में। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।